जय हिंद साथियों, बिहार में चुनाव हो चुका है। एनडीए को प्रचंड बहुमत आई है, 200 से अधिक सीटें एनडीए को मिल चुकी है। अब आगे क्या, सेलिब्रेशन हो चुका है। जो भी लोग एनडीए के विक्ट्री से खुश हैं वो लोग एनडीए के घोषणा पत्र को पढ़िए। ये जो एनडीए का मैनिफेस्टो है, ये मैं स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, पॉज करके आप इस घोषणा पत्र को पढ़िए। अब आप सवाल कीजिएगा अपने नेताओं से जिनको आप लोगों ने वोट करा है कि मैंने आपको वोट करा, बिहार में जंगल राज था, जंगल राज के खिलाफ जाकर के हमने आपको चुना। आप ये सारा काम, ये जो घोषणा पत्र बीजेपी एनडीए ने बना करके दिया था, उनके मैनिफेस्टो में जितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको फुलफिल कब करेंगे, ये सवाल पूछते रहना है। दूसरी तरफ ये कहता हूं मैं कि अगर इनमें से जो भी पॉइंट्स कहे गए, इनमें से 50% भी काम अगर एनडीए की सरकार कर लेती है 5 वर्षों में, तो आने वाले 5 वर्ष के बाद, आने वाले अगले चुनाव में 5 वर्ष के बाद बीजेपी को या फिर एनडीए को इतनी ज्यादा रैलियां करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग उनको अपने मन से वोट देंगे। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को भी राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इसमें से 50% काम भी पूरा हो गया तो। वीडियो के दूसरे भाग में चलते हैं। आखिर एनडीए को इतनी प्रचंड बहुमत क्यों मिली? देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के बी टीम है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है। कोई लोग कहता है कि प्रशांत किशोर जो है 2029 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एनालिसिस कहता है कि प्रशांत किशोर ने सभी समस्याओं को उजागर कर दिया। जो लोगों की मूलभूत समस्याएं थी, पलायन था, शिक्षा था, चिकित्सा था, स्वरोजगार थी, इन बातों पे प्रशांत किशोर जी ने काफी जोर दिया। उसके बाद से लोगों के सामने समस्या का अंबार लग गया। लोगों ने सोचा कि भाई बात तो वैलिड कर रहे हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले, जबकि प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि जो रियल वोटर होता है वो लास्ट के 5 दिनों में डिसाइड करता है कि उसको किस तरफ जाना है। प्रशांत किशोर जी ने काफी अच्छी रणनीति बनाई, रैलियां किया, उन्होंने काफी पैसा खर्च किया चुनाव में। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कि आप जन सुराज में प्रशांत किशोर के अलावा किस नेता को जानते हैं? 2-4 भी अगर नेताओं का अगर आप नाम जानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। प्रशांत किशोर जन सुराज का बहुत बड़ा चेहरा थे और जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे लोगों को शॉक लगा। लोग अपना वोट प्रशांत किशोर को देने के बारे में सोचने लगे कि मैं वोट दूंगा, फिर ये आदमी सीएम ही नहीं बनेगा, फिर हमारी समस्याओं को सुनेगा कौन? एक तरफ था बिहार का 20 साल पुराना जंगल राज, जो 20 साल पहले जंगल राज हुआ करता था बिहार में। लोगों ने सोचा कि यथास्थिति बनी रहे, हम एनडीए को ही चुनेंगे। अब आते हैं कि एनडीए को ही लोगों ने क्यों चुना। देखिए, बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके ऊपर आप सरकार को, यानी कि करंट गवर्नमेंट को आप घेर सकते थे। आप बीपीएससी परीक्षा में हो रहे अनियमितता के ऊपर सरकार को घेर सकते थे। गंगा की सफाई नहीं, उसके ऊपर आप सरकार को घेर सकते थे। परीक्षाओं में चोरी होती है, उसके ऊपर सरकार को घेर सकते थे। पलायन नहीं रुक रहा, उसके ऊपर सरकार को आप घेर सकते थे। शिक्षा के ऊपर आप शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर आप सरकार को घेर सकते थे। बिहार में अभी भी फ्लैगशिप मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल गिनती के 3-4 ही हैं। इतना बड़ा राज्य है बिहार। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए बिहार में, कॉलेज होने चाहिए, साथ में अस्पताल होने चाहिए। इतने सारे मुद्दे थे अभी उस हमारे करंट अपोजिशन के पास। उन लोगों ने इन मुद्दों को छोड़ करके चुना एसआईआर, वोट चोरी, ईवीएम। आगे चलते हैं। एनडीए महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार में आए हुए लोगों के बारे में जरा आप सुनिए। चुनाव प्रचार में आए थे स्टालिन, उनको कौन जानता है बिहार में? कोई नहीं जानता है। वहां आए थे रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार जीन्स इज इंफीरियर देन तेलंगाना जीन्स। ऐसे लोगों को आप चुनाव की रैलियों में ला रहे हैं। बिहार के लोगों ने उनसे कनेक्ट नहीं किया। राहुल गांधी को जब तेजस्वी यादव ने स्टेज शेयर किया और स्टेज पे आकर के उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, जबकि वैलिड मुद्दा कुछ और ही था। एसआईआर के बावजूद, मतलब लोग कहते हैं कि 60 लाख लोगों का नाम बिहार के वोटर लिस्ट से काट दिया गया, उसके बावजूद बिहार में करीब करीब 70% की वोटिंग हुई है। यह बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट था। आज तक के हिस्ट्री में इतना ज्यादा संख्या में बिहार में किसी ने भी वोट नहीं किया। फिर क्या कारण है कि इतना ज्यादा संख्या में वोट गया इन लोगों की तरफ, एनडीए के पक्ष में वोट गया? कारण बस एक है, आपने सही मुद्दे नहीं चुने। और चुनाव से कुछ समय पहले, 10 दिन पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। तेजस्वी यादव ने सही मुद्दों का चयन नहीं किया। उसके बाद से जो बची खुची कसर थी वो राहुल गांधी ने पूरी कर दी छठ के ऊपर ड्रामा बताकर। छठ को उन्होंने ड्रामा बताया। बिहार जैसे राज्य में जहां पे छठ का इतना बड़ा महत्व है, आप छठ जैसे पर्व को ड्रामा बता करके लोगों का वोट नहीं हासिल कर सकते। ये सब मूल कारण है जिसके वजह से एनडीए चुनाव जीत गया और महागठबंधन चुनाव हार गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं ईवीएम किस तरीके से काम करता है, या फिर जब पोलिंग स्टेशन पे चुनाव होता है, कोई भी बूथ पर चुनाव होता है, तो वहां पे क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि आपके घर में, मान लीजिए आपके घर के बगल में एक स्कूल है जहां पे जो स्कूल को पोलिंग स्टेशन चुना गया है, जहां पे चुनाव होनी है, वहां पर जब आप जाते हैं तो
चुनाव से पहले अगर लेट्स एग्जांपल के लिए वहां पे दो ईवीएम है, दोनों ईवीएम की टेस्टिंग होती है, वहां पे डमी वोटिंग की जाती है। हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट वहां होते हैं, वो वहां पर जाकर के डमी वोट डालते हैं, वीवीपैट की काउंटिंग होती है और जितने वोट उन्होंने डाले उसकी काउंटिंग की जाती है, सब कुछ मैच करता है, उसके बाद ही ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट होती है। आपने सुना होगा कई बार कि आप न्यूज़ सुनते होंगे कि किसी किसी पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग देर से शुरू हुई क्योंकि वहां पे ईवीएम में फॉल्ट था, फॉल्टी ईवीएम पहुंच गया। हालांकि चुनाव आयोग बैकअप में हमेशा अधिक संख्या में ईवीएम रखते हैं अपने पास ताकि चुनाव में देरी ना हो। जब तक ईवीएम की सत्यता जांच नहीं ली जाती तब तक चुनाव स्टार्ट नहीं होता है। चुनाव स्टार्ट जब हो जाता है, वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद शाम को जब आखिरी वोटर भी वोट दे लेता है, फिर से सारे पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां होते हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ईवीएम को बंद किया जाता है। जितने भी ईवीएम एक बूथ पे होते हैं उनको बंद करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और वहां पे सील किया जाता है स्ट्रांग रूम को। उसके बाद से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है और काउंटिंग के दिन तक, मतलब चुनाव खत्म होने के काउंटिंग के दिन तक हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट वहां पे रहते हैं, कैमरे के सामने उनकी निगरानी की जाती है और जब काउंटिंग शुरू होता है उस दिन फिर से सील खोला जाता है। और मैं आपको बता दूं एक बात, हर समय हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट वहां पे सिग्नेचर करते हैं कि हाँ मैं साइन करता हूं कि ईवीएम सही काम कर रहा है, मैं साइन करता हूं कि ईवीएम मेरे सामने लॉक हुआ, मैं साइन करता हूं कि ईवीएम की काउंटिंग जो है बूथ वोटर की काउंटिंग अब शुरू हो रही है। उस वक्त सेम सील वहां पे अवेलेबल था, ये सब की वहां पे वो लोग जांच की जाती है और वहां पे सिग्नेचर होता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ईवीएम में देरी है, ईवीएम में दोष है, तो मैं बहुत श्योर हूं कि 2029 के चुनाव में या 2030 के चुनाव में भी महागठबंधन की यही परिस्थिति होगी। इस वीडियो को बनाने का महत्व क्या है? देखिए, अगर आप एक एनडीए समर्थक हैं, बधाई हो, आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये जो मैंने आपको उनका घोषणा पत्र दिखाया है, उनका जो मैनिफेस्टो आपको मैंने दिखाया है, इसके ऊपर आप सवाल जरूर पूछिएगा कि आप ये सब काम को कब कंप्लीट करेंगे। अगर आप महागठबंधन के समर्थक हैं तो इस वीडियो को हर एक महागठबंधन के समर्थक के पास भेजिए ताकि वो भी समझे कि उनके नेताओं से कहां चूक हुई, क्यों वो चुनाव हार गए। कुछ मुद्दे मैं बताता हूं बिहार के अपोजिशन को क्या क्या उठाना चाहिए। बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है, शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल में पूरा होता है, एम्प्लॉयमेंट बिहार में नहीं है। 10,000 रुपए मोदी सरकार ने लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट दिए हैं, जिसके वजह से महिलाओं का जो वोट है बहुत ज्यादा संख्या में एनडीए की तरफ ट्रांसफर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए के चुनाव जीतने का। खैर, गंगा की सफाई नहीं हुई, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कों की व्यवस्था टीयर 2-3 सिटीज में और जिला मुख्यालय में सड़कों की व्यवस्था बहुत ही खराब है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही खराब है, इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार से बहुत सारे लोग मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या काम किया, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए और सवाल जरूर पूछिएगा कि हमने आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया, इसका फायदा हम बिहारियों को क्या मिलने जा रहा है। मेरा भरोसा कीजिए, जितना मैनिफेस्टो में कहा गया है अगर उतना कंप्लीट हो जाता है काम, तो फिर अगले 5 वर्ष के मतलब अगले चुनाव में किसी भी पार्टी को यानी रूलिंग पार्टी को इतना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रहा बात प्रशांत किशोर का, उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, मेरे हिसाब से उनका जो एग्जीक्यूशन था लास्ट मोमेंट पे वो उतना सटीक नहीं बैठ पाया, जिसके वजह से उनको 0 सीट मिला। कैसा लगा मेरा वीडियो? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।